हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 मार्च 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लेक सुपीरियर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। आप सभी को पता है रशिया ने स्टार्टिंग किया, जो यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ का जो डोनबास रीजन है उनके 2 एरियाज़ को रिकॉग्निशन दे करके, और उसके बाद में अटैक कर दिया यूक्रेन कंट्री के ऊपर। मेजर बेसिक कॉजेज़ जो आप सभी को पता है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन हो रहा था और रशिया जो है वो यूक्रेन को अपना एक इंटीग्रल पार्ट मानता है कि भले ही वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है यूक्रेन, लेकिन पहले वो यूएसएसआर का पार्ट था। और ये भी बोला गया है यूक्रेन के लिए तो रशिया के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स ने कि यूक्रेन जो है वो रशिया के लिए एक हेड की तरह काम करता है। मींस एक ह्यूमन बॉडी में जिस तरीके से हेड एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसी तरीके से रशिया के लिए यूक्रेन की वो ही इम्पोर्टेंस है। इसीलिए रशिया ये चाहता है कि यूएस यहाँ पर ज़्यादा से अपना जो एक्सपेंशन है वो ना करे, नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेंशन पॉलिसी पर वो अपना रहा है उसको रोके। और इसी को रोकने के लिए रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन को काउंटर करने की कोशिश की है। 2008 के लगभग जॉर्जिया और दूसरी बात करें हम यूक्रेन की, इन दोनों ने इंटरेस्ट शो किया था नाटो ऑर्गेनाइजेशन में अपना जुड़ने के लिए। तभी से रशिया ने पहले जॉर्जिया के ऊपर अटैक किया, उसके बाद में उन्होंने 2014 में क्रीमिया रीजन जो है रशिया का यूक्रेन का उसको एनेक्स कर लिया था। अब यहाँ पर हमारे इंडिया के बहुत सारे सिटीजन यहाँ पर फंसे हुए हैं यूक्रेन कंट्री में। अगर हम मेजोरिटी में देखें तो यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो इंडियन स्टूडेंट्स की है, और उसी में जो मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल डिग्री के लिए मेजोरिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर हैं यूक्रेन कंट्री में। तो उनका इवैक्यूएशन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है। कल हमने डिस्कस किए थे बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन जो हमारी गवर्नमेंट ने आज तक लॉन्च किए हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उसको हमने अब टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर रखा है उस PDF को, तो आप वहाँ से जाकर के उसको रीड कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली ये जो ऑपरेशन है इनको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जेलेंस्की, उनके साथ में फिर से डिस्कशन किया है कि आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है ताकि हमारा जो इवैक्यूएशन प्रोसीजर है उसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके। ओके, अब यहाँ पर ये तो बात हो गई उनको इवैक्यूएशन करने के लिए। दूसरी न्यूज़ यहाँ पर ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो वापस हमारे इंडिया में कंट्री में बैक कर रहे हैं, और मेजोरिटी में हमने स्टार्टिंग में देखा कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल डिग्री के लिए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है उन स्टूडेंट्स के लिए कि अब उनके लिए क्या फ्यूचर, उनमें क्या, क्योंकि अगर यूक्रेन में अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ तब भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, और उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो डिग्री है, उसके ऊपर एक डेंजर, एक तरीके से तलवार लटकी हुई है कि उनकी अब डिग्री का क्या होगा। वैसे हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि उनकी जो भी एक तरीके से इंटीग्रल जो डिग्री है वो हमारी इंडिया की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें कंप्लीट करवाई जा सके, फिर उनको एक एग्जाम के थ्रू उनकी जो डिग्री है उनको प्रोवाइड करवाई जा सके। ये सब प्रोसीजर करने की कोशिश की जा रही है। ओके, कल वैसे जन औषधि दिवस था और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली है कि हमारे इंडिया की जितनी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 50% सीट पर हम डिसाइड करेंगे कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जितनी फ़ीस है उसी फीस के ऊपर उन 50% सीट पर हम एडमिशन दें। इससे क्या होगा, अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखें जैसे यूक्रेन क्राइसिस हुआ, इससे पहले भी हमने जब प्रॉब्लम हुई थी कोविड की वजह से, तब भी हमने देखा था कि हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट, और स्पेसिफिक अगर हम देखें तो मेडिकल डिग्री के लिए बहुत सारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, रशिया या फिर यूक्रेन या फिर अगर हम बात करें चाइना, इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अगर इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से आप कंपैरिजन करोगे तो काफ़ी कम प्राइस में, काफ़ी कम फीस में वहाँ पर आपकी मेडिकल डिग्री कंप्लीट हो जाती है।
तो इसको लेकर के पूछा जा रहा है कि अब उनका आंसर क्या रहेगा। हमारे इंडियन स्टूडेंट जो हैं, जो वहाँ से डिग्री कंप्लीट कर रहे थे, उसको अब कैसे कंप्लीट किया जाएगा। तो इसको लेकर के अभी प्रोसीजर चल रहा है। अभी फाइनल क्या ड्राफ्ट तैयार होता है, किस तरीके से उन स्टूडेंट्स को अपीज करने की या उनकी जो प्रॉब्लम है उनको शांत करने की कोशिश की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट यहाँ पर रशिया यूक्रेन की वजह से जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी हाइक देखने को मिल रहे हैं और जो हमारा रुपीज़ जो है वो डॉलर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ है। ओके, नेक्स्ट आप डायरेक्ट आ जाइए। आज 8 मार्च है और 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी थीम क्या है इस साल की, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमारे इंडिया का मतलब नेशनल वीमेन डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। और उसके बेसिक फीचर क्या है कि किसके पर्सपेक्टिव से वो नेशनल जो वीमेन डे है वो हम सेलिब्रेट करने लगे, ये सब कुछ बातें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। डायरेक्टली आप आ जाइए। वैसे फ्रंट पेज पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और है कि काफ़ी लंबे टाइम से हमारे इंडिया में जनरल इलेक्शन चल रहे थे 5 स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो उनके कंप्लीट हो चुके हैं। 7 फेजेस में यूपी के इलेक्शन कंप्लीट हुए। 403 सीट है वहाँ पर, 117 सीट यूपी पंजाब जो हमारा स्टेट है वहाँ पर है, गोवा में कंप्लीट हुए हैं। इसके अलावा जो अदर जो स्टेट है 2 स्टेट और है वहाँ पर ये इलेक्शन कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। 10 मार्च को वहाँ का रिजल्ट आएगा, तो उससे पहले एग्जिट पोल शो करने की कोशिश की जा रही है कि कौन सी पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं, कितनी सीट मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी वहाँ पर मेजोरिटी में आकर के गवर्नमेंट बना सकती है। डायरेक्ट आ जाइए एक्सप्लेन पेज पर। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक इम्पोर्टेंट टर्म आई है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, स्टैगफ्लेशन। ओके, अब इसके बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल को जब हम देखें तो वही रशिया यूक्रेन की वजह से और ऑयल के प्राइसेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप हाईलाइट कीजिए और जो भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पर भी मेंटेन करते हैं नोट्स को, वहाँ पर इसको राइट डाउन कर लीजिए कि रशिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। ओके, पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है रसिया। और यूएस जो है या फिर अदर कंट्रीज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रही हैं कि रशिया से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है क्रूड ऑयल का, उसके ऊपर सैंक्शन लगाई जाएगी। ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं, कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि स्विफ्ट जो ट्रेडिंग सिस्टम है, स्विफ्ट जो एक हर कंट्री को आपस में कनेक्ट करने का कोशिश करता है, एक तरीके से इकोनॉमी पेमेंट सिस्टम है, उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की गई है ताकि रशिया जो अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, उसको छोड़ करके बातचीत का जो दौर है उसके ऊपर सामने आया जाए। दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि अब इसका इंडिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, क्रूड ऑयल पर लगाएंगे, तो इंडिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपकी जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर डायरेक्टली बोला जाता है कि जो भी टॉपिक है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, जो भी जियोपॉलिटिक्स है, उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इंडिया जो है वो अपनी जितनी भी इंडिया को ज़रूरत होती है, मान लो 100 लीटर हमें तेल की ज़रूरत है, तो उसमें 84 लीटर जो है वो हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब जितनी टोटल हमें ज़रूरत है उसका 84% जो है वो इंडिया अपनी डिमांड का 84% जो है वो इंपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको राइट डाउन कर लेना है। ओके, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो प्राइजेस अगर इंक्रीज़ हुई तो सब कुछ हाइक होगी, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। अब इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, उसी की वजह से तो स्टैगफ्लेशन आएगा। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन ये होता है कि जब जो ग्रोथ है वो तो स्टेगनेंट हो जाए, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो रेगुलरली हाई की तरफ जाती रहे। मतलब ग्रोथ जो है वो वहीं की वहीं रुक रही है। जैसे कि अगर हम देखें कि प्रेजेंट टाइम में ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो तो रुक रहा है, क्योंकि रशिया की तरफ से जो ऑयल आ रहा था वो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है, और जो ओपेक जो कंट्रीज़ है उनकी तरफ से प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं जा रहा है, मतलब वो तो स्टेगनेंट हो रहा है, और जो प्राइजेज़ है वो रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। स्टैगफ्लेशन एक कंडीशन होती है जहाँ पर इकोनॉमी एक्सपीरियंस करती है
दोनों चीज़ों का सबसे वर्स्ट लेवल। ग्रोथ रेट जो है वो लगभग स्टेगनेंट हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइजिंग होती है, और इन्फ्लेशन जो है वो केवल हाई नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि ऊंचाई की तरफ गई है कि बस वहीं रुक गई, रेगुलर बढ़ती रहती है। ओके, तो ये होता है स्टैगफ्लेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पहली बार हुआ है क्या? बोले नहीं भाई, पहली बार नहीं हुआ है। 1970s में भी सेम देखने को मिला था, जब ओपेक जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो क्रूड ऑयल की जो वो जितनी डिमांड है उतना जितना वो प्रोडक्शन वहाँ से हो रहा है उतना वो नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल के प्राइजेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और लगभग 70% तक हाइक उनमें देखने को मिले था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंडिया स्टैगफ्लेशन को फेस कर रहा है क्या? तो देखो, इसको लेकर के बहुत सारी स्टडी हुई है। प्री कोविड लेवल में क्या हमारी इकोनॉमी थी, किस तरीके से इन्फ्लेशन थी, उससे कंपैरिजन किया गया तो ये बोला गया है कि हाँ, इंडिया हो सकता है स्टैगफ्लेशन की ओर। हालांकि जो परमानेंट एक रिजल्ट आता है उसको लेकर के यहाँ पर नहीं बोला गया है। अब ये जो लेटेस्ट स्पाइक देखने को मिल रहा है ऑयल प्राइजेज में, तो क्या ये जो चीज़ें हैं वो इंडिया को स्टैगफ्लेशन में भेज देंगी? तो इसका यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि देखो, अभी तो हमें पता नहीं है कि इंडिया स्टैगफ्लेशन में है नहीं। हालांकि बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इंडिया की तरफ से अपनी तरफ रिव्यू देने की कोशिश की है कि हाँ, इंडिया स्टैगफ्लेशन में है। रेगुलर यहाँ पर हाइक देखने को मिला है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो इतनी हाई लेवल पर नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट रेगुलर बढ़ रही है। मतलब इकोनॉमी में बूस्टअप नहीं है, लेकिन स्टेगनेशन, इकोनॉमी में स्टेगनेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो हाइक हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें तो वो भी हमें हाई देखने को मिल रही है। तो इसी के बेसिस पर ये बोला जा रहा है कि इंडिया स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं भाई पुणे की विजिट पर, वहाँ पर मेट्रो रेल जो है उसकी ओपनिंग होती है, तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले को लेकर के। अब वहाँ के जो यहाँ देखिए, वहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने ये जो भी स्टेटमेंट दिया गया है इसकी तरफ अटेंशन क्रिएट करने की बात की गई है कि उनकी मैरिज के टाइम में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले जो है उनकी मैरिज के टाइम में 10 ईयर्स और 13 ईयर उनकी एज थी। तो इसके बारे में वोट मस्ट गर्ल्स एंड बॉयज़ बी थिंकिंग आफ्टर गेटिंग मैरिड। ओके, तो इसके बारे में थिंक अबाउट इट नाउ, थिंक अबाउट इट, ऐसे कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया। एक तरीके से उन्होंने जो भी रिफॉर्मिंग का काम किया था सोसाइटी में उसको लेकर के एक क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले की जो इम्पोर्टेंस रही है सोसाइटी में उसको लेकर के यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात बताई है कि देखो, उन्होंने सोसाइटी में वीमेन के जो एजुकेशन को और उनके जो राइट्स होते हैं उनको लेकर के एक पाथ ब्रेकिंग वर्क किया था। कास्ट और जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है उसको तोड़ने के उन्होंने काम किया। ज्योतिराव फुले ने ना सिर्फ अपनी वाइफ को एजुकेट किया, फिर दोनों ने मिलकर के पूरी सोसाइटी में गर्ल्स के एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया। इंटरकास्ट मैरिज, इसके अलावा जो विडो रीमैरिज होती है, इन सभी के ऊपर फोकस किया गया। स्पेसिफिक ये जो यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने टीचर बन करके 1848 में, जब उनकी एज 21 एंड सावित्रीबाई फुले की एज 18 थी, तब उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल शुरुआत कर दी थी। शूद्र और अति शूद्र जो होते हैं, पूना में, जो उस टाइम पूना था, प्रेजेंट टाइम इसको पुणे बोलते हैं, वहाँ पर भी 1853 के टाइम में जो प्रेग्नेंट विडोज़ होती हैं, इसके अलावा बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जो है वो उन्होंने डेवलप किया था अपने घर में, ताकि उन लोगों के लिए, उन वीमेन के लिए एक सोसाइटी में एक ऐसा प्लेस वो डेवलप कर सके कि वो भी वहाँ पर अपनी प्रेस्टीज के साथ में, अपने राइट्स के साथ में सर्वाइव कर सके। इसके अलावा 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज, ट्रुथ सीकर सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया था, और ये जो सोसाइटी है इन्होंने सोशल चेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। हमारी जो भी ट्रेडिशन थी, जो भी कस्टम्स थी, जैसे कि एक्सपेंसिव वेडिंग्स, इंटरकास्ट मैरिज, इरेडिकेशन चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज नहीं होती थी, ये सारी चीज़ें को ख़त्म करते हुए, ये जो भी रिचुअल्स हैं इन सबको ख़त्म करते हुए नई तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। तो ये उनके वर्क हैं। तो इसके बेसिस पर ये बोला गया है कि देखो, वहाँ के गवर्नर जो हैं उन्होंने कुछ टाइम पहले जो शिवाजी, जो मराठा प्रेसिडेंसी के एक इम्पोर्टेंट रूलर रहे, उनको लेकर के भी एक स्टेटमेंट दिया था। तो ये इस तरीके से जो हमारी सोसाइटी में या फिर हमारी हिस्ट्री में जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, एक रिफॉर्मिस्ट के रूप में हमारी सोसाइटी में रहे, उनको लेकर के इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटर और स्टेट रिलेशंस को लेकर के बताया गया है।
इस आर्टिकल का बोलने का मतलब ये है कि 1970-80s के टाइम में जहाँ पर कांग्रेस खड़ी थी वहीं पर अब कटघरे में कुछ स्टेट्स ने मिलकर के बीजेपी को खड़ा कर दिया है। लगातार 2 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो अपनी पार्टी बना रही है, गवर्नमेंट बना रही है। अब यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि वेस्ट बंगाल के जो सीएम हैं उन्होंने साउथ के जो सीएम है, जैसे तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, इनके साथ में मिलकर के एक डिस्कशन किया कि क्यों ना हम नॉन बीजेपी जो भी सीएम है वो मिलकर के एक ऐसा गठबंधन बनाए, एक ऐसा अलायंस बनाए, ताकि इनडायरेक्टली उनका कहने का मतलब ये था कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हो उसमें हम एनडीए को या फिर बीजेपी को काउंटर कर सकें। अभी कुछ टाइम पहले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव जो हैं उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम के साथ में, इसके अलावा जो अदर स्टेट हैं उनके साथ में डिस्कशन किया कि ये जो अलायंस है वो बनाना ज़रूरी है। इसके अलावा सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन है जो डाइल्यूट हो रहे हैं, जिन पावर्स को एनक्रोच करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको लेकर के भी डिस्कशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बताया गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो स्टेट्स कर रहे हैं वो उस टाइम में भी उस टाइम के जो सीएम हैं उन्होंने किया था। तो 1969 में एम.के. स्टालिन के जो फादर एम करुणानिधि जब सीएम बनते हैं तब उन्होंने बोला था कि एक कमेटी होनी चाहिए सेंट्रल स्टेट जो रिलेशंस है उनको लेकर के, और फिर उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के जो फॉर्मर जज हैं, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस पी.वी. राजकुमार को एक कमेटी बनाई उनकी हेडशिप में, और 1971 में इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी। उस कमेटी ने ये बोला था कि आर्टिकल 263 जो है वो इंटरस्टेट काउंसिल, एक इंटरस्टेट काउंसिल जिसमें प्रेसिडेंट को जब ये लगता है कि इंटरस्टेट के जो रिलेशन या फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है वो डाइल्यूट हो रहे हैं, तब ये कमेटी डिस्कस की जा सकती है, बनाई जा सकती है, और फिर वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है। हालांकि बाद में 1990s में जाकर के इस काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर 1983 में जो सीएम है, अपोजिशन सीएम, उन्होंने मिलकर के कोशिश की थी, और उस टाइम में कर्नाटका के हेगड़े, एम.जी. रामचंद्रन तमिलनाडु के, एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश के, डी. रामचंद्रन पौंडीचेरी के, और बेंगलोर में ये सारे लोग मिलते हैं। और उस टाइम उन्होंने डिस्कस किया था कि क्यों ना गवर्नर की जो पोस्ट है उसको हम ख़त्म करें या फिर इसके जो एक अल्टरनेट सोचने की कोशिश की जाए। अब दोबारा से यहाँ पर विजयवाड़ा में उसी साल 1983 में मीटिंग होती है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि एल.के. अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, मेनका गांधी और द संजय विचार मंच, इसके अलावा अकाली दल के जो नेता हैं वो भी इसमें मिलते हैं ताकि कांग्रेस को काउंटर करने की कोशिश की जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला इसमें मिलते हैं और वो डिमांड करते हैं कि आर्टिकल 356 जो है, ठीक है, गवर्नर्स रूल जो है, उसको डिमांड करते हैं कि इसको अबोलिश किया जाए। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, जब कांग्रेस को एलिमिनेट करने की जो पावर है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही थी, अब बीजेपी के लिए ये सारा क्रिटिसिज्म जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये बताया गया है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए सरकारिया कमीशन वैसे बनाया गया था 1987 में, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। हालांकि कुछ उसकी रिकमेंडेशन को ऑप्ट भी किया गया है, लेकिन कुछ उसकी रिकमेंडेशन अभी भी ऐसी हैं जो ऑप्ट होनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो गवर्नर की पोस्ट और स्टेट में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की जो पोस्ट जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा क्लैश देखने को मिल रहा है। कल का इशू आप ले लीजिए, वेस्ट बंगाल के जो सीएम हैं वहाँ पर जो बजट सेशन है वो स्टार्ट हुआ, गवर्नर ने अपना स्पीच नहीं दिया क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने विरोध किया। अब उसी के बेसिस पर उन्होंने अपने स्पीच की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन बोली, अपने प्रोसीजर को कंप्लीट किया। इसी तरीके के स्टेटमेंट, इसी तरीके के इशू आप हर स्टेट में देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर भी अपोजिशन पार्टीज़ की गवर्नमेंट है। तो ये जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर की जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लैश और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है। तो इस पोस्ट को लेकर के कुछ ऐसे अल्टरनेट होने चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनके पास में कुछ पावर होनी चाहिए ताकि गवर्नर को वो एक तरीके से अपने एक काउंटर किया जा सके किन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, ताकि वो एक तरीके से बोलते हैं कि वो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उनको इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से काउंटर नहीं कर सकती। इसकी वजह से इलेक्टेड गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में काफ़ी क्लैश देखने को मिलता है और बहुत सारे इशू क्रिएट होते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एक्सप्लेन पेज पर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।